हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली शाम को 7 बजे होता है और इस बात का आपको पता भी होगा, सीआरपीएफ हो या आपका बीएसएफ हो, किसी भी एग्ज़ाम या आपका बीडीओ हो या जिस भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी आती है, उन सभी के लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। टाइमिंग है आपकी डेली शाम को 7 बजे। डेली शाम को 7 बजे आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो क्लास को मिस नहीं करना है। उसके लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप क्लास में आ जाए। 125 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम 25 क्वेश्चन कवर करते हैं, तो उस हिसाब से हमने 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपने कर चुके हैं। सीआरपीएफ के प्रीवियस ईयर अगर आप देखना चाहते हो तो भी आप जा कर के देखिए, वीडियोज़ वाला ऑप्शन है उसमें जा कर के देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने पिछले 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको भी जा कर के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दिन में आप 2 प्रैक्टिस सेट भी कवर करते हो तब भी कवर आप उनको कर लोगे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो फटाफट से जा कर के प्रीवियस ईयर भी देख लेना। 2x की स्पीड से अगर आप सोते टाइम भी अगर इनको देखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इतने अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, बस ध्यान से सुनते रहिए, आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करोगे। तो देवर का देखिए हमारा क्या होता है, तो देवर का क्या होता है, देव रानी। तो देवर का हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा देवरानी, और हमको स्त्रीवाचक ही यानी स्त्रीलिंग बनाना है। तो देवरानी में हमारा कौन सा प्रत्यय आया, तो देवरानी में आ जाएगा हमारा आनी प्रत्यय। तो आनी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देवराई। तो क्या देवराई हमारा कुछ होता है, नहीं होता। अगर अनी प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देवरनी। आवर जोड़ते हैं तो देवरावर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके इनकरेक्ट होंगे। आप इस तरह से करके भी इनको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न समूह में सही शब्द चुनकर लिखें। तो सही शब्द हमारा कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें वैदेही की, तो वैदेही में क्या होता है, वैदेही में दै पे एक मात्रा लगेगी ना कि 2। चंचल में न नहीं बनेगा, यहाँ पर अंकी बिंदी लगेगी। अगर हम बात करें धोबी और अगर हम बात करें भ्रष्ट की, तो अब आप लोगों को इनमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा या हमारा ऑप्शन सी होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको, तो बताइए, फटाफट से बता दीजिए कि हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, जो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें भ्रष्ट की, तो भ्रष्ट कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, डेली आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ एक, कि क्वेश्चन क्या है आपका, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, भ्रष्ट की आपको बर्तनी बतानी है। भ्रष्ट की बर्तनी क्या होगी। अब देखिए, अगर आप लोग नहीं बताते हो तो देखिए आप लोगों की प्रॉब्लम है, लेकिन आपको बताना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको डेली का डेली अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 128, और इस हिसाब से आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो बताना है कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का आपको चयन करना है। सबसे पहला है उपाधि, इसमें दी है आपको छोटी ई की मात्रा, और दूसरा है उपाधि और इसमें आपको दी है बड़ी ई की मात्रा। तो पहले का मतलब क्या होता है और दूसरे का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पहले का अर्थ आपको पहले बताना है और दूसरे वाले का अर्थ आपको बाद में। यानी कि उपाधि का उपद्रव होता है और उपाधि का उदंड, इस तरह से आपको बताना है। या हमारा देखिए, उपाधि पहला वाला उपद्रव और दूसरा खिताब, पहला पद दूसरा पाद और पहला पद दूसरा उपद्रव। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला उपाधि हो जाएगा हमारा पद, यानी कि कोई खिताब या पद, और ये वाला उपाधि होता है यानी कि जो ज़्यादा परेशान करता है, वह बोल देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उपाधि है, यानी कि उपद्रव। यानी जो बच्चा ज़्यादा चंचल होता है, शैतान होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपाधि। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर आप लोगों को बताना है अली, मधुप, मधुकर, ये निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? रात्रि के हैं, शहद के हैं, वृक्ष के हैं या भोरे के हैं? तो आपको समझ भी आ गया होगा कि 129 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भोरा। अगला क्वेश्चन है चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। चांदनी का चांद होगा, ज्योत्सना होगा, शशि होगा या सोम होगा? तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना। देखिए शशि किसका है? ये चांद का है। अगला क्वेश्चन आ जाता है विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान को फिल करना है। तो शोषण का विलोम क्या होगा? शोषण करने वाला नहीं कर सकता। तो शोषण करने वाला शोषक नहीं कर सकता, पोषक, पोषण या पालन। तो शोषण का सही विलोम क्या होता है दोस्तों? पोषण। तो शोषण करने वाला कभी भी किसी का पोषण नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? यानी एक युग्म इनमें ऐसा है ABCD में से जो उसका विपरीतार्थक यानी उसका विलोम शब्द नहीं है। तो उसमें से कौन सा होगा? कंजूस का उदार, ऊंच का नीच, उदय का उग्र और उत्थान का पतन। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी, उदय का क्या होता है? उदय का होता है दोस्तों अस्त। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमको गलत वाला ही बताना था कि कौन सा नहीं है, तो सी वाला हमारा नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो कंजूस का उदार चल सकता है, लेकिन वैसे कंजूस का क्या होगा? खर्चीला हो जाएगा। 133। अगला क्वेश्चन है तद्भव किसे कहते हैं? और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो बताइए फटाफट से तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द तत्सम, विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशज, संस्कृत के शुद्ध शब्द तत्सम। तो यहाँ पर हमको तद्भव बताना था, तो सी नहीं होगा, तत्सम हो जाएगा। सॉरी, तद्भव होगा। संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द तत्सम हो गए, विदेशी शब्द हो गए, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को भी तत्सम कहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं। अगर होता यहाँ पर कि देखिए संस्कृत से आए हुए शब्द जिनमें परिवर्तन हुआ है, तो चलिए इस हिसाब से हम ए ऑप्शन लगा लेते हैं कि जो संस्कृत के शब्द थोड़ा परिवर्तन हो गया है, संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उत्पन्न तो संस्कृत से ही हुए हैं। और संस्कृत के शुद्ध शब्द, इस हिसाब से हम लगा सकते हैं संस्कृत के शुद्ध शब्द क्या हो गए? तत्सम शब्द हो गए। और संस्कृत से जो उत्पन्न हो गए यानी उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया, तो वो क्या हो गए? हमारे तद्भव। तो ऑप्शन ए हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तत्सम तद्भव आपको पता ही है ये सब चीज़ें, तो आप इनको आराम से कर सकते हो और समझ भी गए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इनमें से बताना है तत्सम शब्द कौन सा है? चौपाया, चार पाया, चतुष्पद या चार पैर। तो देखिए पढ़ते ही आप समझ गए होंगे, चौपाए का तत्सम शब्द होता है चतुष्पद, और ये क्या हो जाएगा इसका तद्भव? चौपाया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? भीमराव अंबेडकर ने रखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल स्वामी अयंगर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। बताना है आप लोगों को राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शोरसेनी, मागधी, अपभ्रंश या खस? तो देखिए 136 का राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से। अगला है तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है विनय पत्रिका, उसकी भाषा कैसी है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी या कोरवी? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? 14, 20, 22 या इनमें से कोई नहीं? तो आप बोलोगे फटाफट से कि 22 भाषाओं का उल्लेख हमारा संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। निम्न में संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो सुंदरी, बह, मानव और पटना।
इनमें से कौन सा एक संज्ञा क्या होता है, नाउन। तो इनमें से कौन सा एक नाउन नहीं है, तो वह क्या है, ये तो हमारा सर्वनाम है, प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए सुंदरी, मानव और पटना। सबसे पहले तो आपका डी ही ऑप्शन है, पटना किसी जगह विशेष का स्थान है, तो यानी स्थान का नाम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी हमको यहाँ पर बताना था नहीं है, तो नहीं है तो ऑप्शन बी वह हमारा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रोनाउन, जो कि मैंने आपको बताया। पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा, मानव जातिवाचक संज्ञा, और सुंदरी क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये भी आपकी संज्ञा हो जाएगी। तो ये वैसे देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा में जाएगा सुंदरी, जैसे स्त्री के लिए लगा देते हैं सुंदरी, तो सुंदरी कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, उसके लिए सुंदरता का बखान किया जा रहा है सुंदरी। या आप इसको जातिवाचक संज्ञा में भी ले सकते हैं, जैसे मानव है वैसे सुंदरी है, सुंदरी कौन हो गई, महिला, तो कोई भी लड़की के लिए सुंदरी बोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सुंदर क्या हो जाता, सुंदर हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाती। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो जो हमारा अशुद्ध है, गलत वाला बताना है। बिजली गरज रही है, बिजली चमक रही है, रात का भोजन अच्छा था, आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। तो 140 का राइट आंसर। अब देखिए जब यहाँ आपको दिख रहा है कि बिजली गरज रही है और बिजली चमक रही है, दो सेंटेंस आपको सेम सेम से दिए गए हैं, तो इन दोनों में से एक ही गलत होगा। तो बिजली गरजती है या बिजली चमकती है, तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजली गरजती नहीं है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बाकी के तीनों सही। अगला क्वेश्चन है 141 से 145, तो बताना है आपको क्या, गद्यांश। 141 से 145 तक गद्यांश पढ़िए और 145 तक अपने आंसर कीजिए। तो चलिए फटाफट से गद्यांश पढ़ लेते हैं। और दिया है यहाँ पर, भारतवर्ष में आकाश में जो अनेक छायाएं घूम रही हैं, उन्हें जांचने और परखने के लिए हमें पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य साहित्यकारों की आवश्यकता है। आज की शंकाओं और हिलती हुई आस्थाओं को शामिल और स्थिर बनाने का काम उस साहित्यकार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो भविष्य में लिखने वाले फूलों का संवाद आज के मनुष्य को सुना सके। हृदय हृदय में जो एक उत्साह है, प्राण प्राण में जो एक अनिर्वचनीय उमंग है, तथा जन जन में जो मूक आशा किलोल कर रही है, उसकी परिभाषा साहित्य में जाएगी, राजनीति और विज्ञान में नहीं। बुद्धि और तर्क मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करते हैं, कर्म की प्रेरणा तो हमेशा हृदय से आती है। हमारे सामने जो सपने घूम रहे हैं, उन्हें मूर्त रूप देने के लिए मनुष्य को प्रेरित करना लेखकों और कवियों का काम है। आगे क्या दिया गया है, अगर आगे नहीं है तो देखिए ये हमारा हो गया गद्यांश पूरा। अब हमको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। एग्ज़ाम में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर आपको पैसेज पढ़ना है, अपना गद्यांश या काव्यांश जो भी दिया है। ऐसा क्यों करना है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ज़्यादा बातें आज हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हमें किसकी आवश्यकता है, साहित्यकारों की आवश्यकता है या जागृत और चैतन्य साहित्यकारों की। तो देखिए साहित्यकारों की तो आवश्यकता है, लेकिन जागृत और चैतन्य साफ साफ लिखा हुआ था। वैज्ञानिकों के बारे में कोई बात नहीं बताई, और जागृत और चैतन्य वैज्ञानिकों के बारे में भी कोई बात नहीं बताई। अगर आप देखो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि आज हमें किसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, चैतन्य साहित्यकारों की आवश्यकता है। हमें पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य साहित्यकारों की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे मिल जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसीलिए तो मैं आपसे बोलता हूँ कि पहले अपने क्वेश्चन को पढ़िए, फिर अपने पैसेज को पढ़िए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, पहले आप क्वेश्चन देखोगे, फिर पैसेज देखोगे, फिर क्वेश्चन देखोगे, इस तरह से करोगे। तो जब आप क्वेश्चन को देख लोगे, उसके बाद अपने गद्यांश को पढ़ोगे, तो तुरंत आपको मिलते रहेंगे आपके आंसर। साहित्यकार क्या काम करता है, शंकाओं का समाधान ढूंढता है,
शंकाओं को शांत और आस्थाओं को स्थिर बनाता है, साहित्य सृजन का काम करता है, या मानव समाज के लिए साहित्य की रचना करता है। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा शंकाओं को शांत करता है और आस्थाओं को स्थिर बनाता है। अगला क्वेश्चन है 143। तो यहाँ पर आपको बताना है प्यारे दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क को कौन संतुष्ट करता है? बुद्धि और तर्क संतुष्ट करते हैं, साहित्यकार, वैज्ञानिक या राजनीतिक? तो जैसे ही आप देखोगे वैज्ञानिक की कोई बात नहीं की गई, राजनीतिक की कोई बात नहीं की गई, और मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट कौन कर रहा है? तो बुद्धि और तर्क। अगला है कर्म की प्रेरणा हमें कहाँ मिलती है? बुद्धि से मिलती है, हृदय से, मस्तिष्क से या सपनों से? तो कर्म की प्रेरणा कहाँ मिलेगी? तो कर्म की प्रेरणा मिलती है हृदय से। काम करने की जो प्रेरणा कहाँ से आती है? हृदय से आती है। अगला क्वेश्चन है 145 और ये गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे सपनों को मूर्त रूप कौन देता है? लेखक और कवि देते हैं, राजनीतिज्ञ देते हैं, वैज्ञानिक या गणितज्ञ? ना ही राजनीतिज्ञ आया, ना ही गणितज्ञ आया और ना ही हमारा वैज्ञानिक आया, एक ही आया लेखक और कवि। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, आगे दिया है 146 से 150 तक काव्यांश। तो देखिए हम ये करेंगे कल, और बाकी के अगले क्वेश्चन यानी 151 से आज कर लेते हैं, बाकी हम क्वेश्चन अपने कल कर लेंगे काव्यांश वाले। 151 है, सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है? सुचारू में सम होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, पहला गलत हो गया। सज्जन में होगा, संस्कार में होगा, स्वदेश में? स्वदेश में नहीं होगा, तो ए और सी ऑप्शन हमारे डायरेक्ट चले गए। दो ऑप्शन बचते हैं, तो सज्जन में क्या होगा? तो सत जन में होता है, सत प्लस के जन, तो ये भी हमारा खत्म। संस्कार में होता है सम प्लस के कार, और संचय में भी हो जाएगा आपका सम प्लस के चय, तो ऑप्शन डी। तो उपसम उपसर्ग किस शब्द समूह में है? ऑप्शन डी, संस्कार और संचय में। अगला क्वेश्चन है 152 और 155 तक आज हमारे क्वेश्चन होंगे। 152 है कि बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है? बेरहम और बेखुदी, बेदम और बेईमानी, बाइज्जत और बाकायदा, बेसहारा और बेइज्जत? तो देखिए किस शब्द समूह में नहीं है? तो बाइज्जत में हमारा नहीं होगा, इसमें आ जाएगा बा, और बाकायदे में भी आपका बा प्लस इज्जत, बा प्लस कायदा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है मनोती। मनोती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मन प्लस के ओती हो जाएगा, मन उपसर्ग हो जाएगा, मनो भी उपसर्ग में आएगा, हालांकि ये उपसर्ग ही नहीं होगा, ती प्रत्यय होगा और औती प्रत्यय होगा। तो मन प्लस के ओती, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो किसमें हमारा प्रत्यय है? नगर में है, सागर में है, बाजीगर में है और अगर में है। तो 154 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 155, और हमको यहाँ पर बताना है कि मौके की तलाश में रहना, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो टस से मस न होना, तो बिल्कुल स्थिर होना। टोह में रहना, प्राण पखेरु उड़ जाना यानी कि होश उड़ जाना, कोई चीज़ देख के आश्चर्यचकित हो जाना, घबरा जाना, पानी उतारना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, टोह में रहना किसी चीज़ की तलाश में। तो मौके की तलाश आज के 25 क्वेश्चन, और मौके की तलाश है मुझे भी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कर दो। तो मैं भी क्या हूँ? आपकी लाइक की टोह में हूँ। तो आपको समझ आ गया हो कि मौके की तलाश है मुझे कब मेरी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने से ज़्यादा व्यूज़ हों। तो मैं चाहता हूँ कि आप इतना शेयर करो कि आज तक इतने व्यूज़ ना आए हों जितने अब आ जाएँ। सीआरपीएफ वाले हो या बीएसएफ वाले हो, या फिर आप हो बीडीओ वाले, या कोई भी एग्ज़ाम यूपी कांस्टेबल हो या एसएससी जीडी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि क्वेश्चन आपके सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, इसी प्रैक्टिस सेट से।
तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।